हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जो भारतीय कलाकार हैं जिनका नाम है नंदलाल बसु। इनके बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट रहे हैं और साथ ही साथ ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी रहे हैं, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जितने भी शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, वो कहीं ना कहीं आर्ट्स स्कूलों में प्रिंसिपल्स बने और साथ ही साथ उन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार भी किया। तो नंदलाल बसु का जो संबंध है वो शांति निकेतन से रहा है। उन्होंने 74 ईयर्स तक, यानी कि 74 साल तक शांति निकेतन में अपना जो है सेवा दी है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम नंदलाल बोस के बारे में, उनके जीवन से संबंधित और साथ ही साथ उनके किए गए कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं नंदलाल बोस के बारे में, जिनको मास्टर मोशाई के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनका अन्य नाम मास्टर मोशाई भी है, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो 1882 और मृत्यु 1966, यानी कि 1882 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1966 में हुई थी, ठीक है। तो नंदलाल बोस या नंदलाल बसु ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट रहे और साथ ही साथ अवनींद्रनाथ के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। तो इनका जन्म, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से एक थे। इन्हें मास्टर मोशाई के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर इनके जन्म की बात करें तो मैं एक चीज़ और डिस्कस करूँगी यहाँ पे कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट, मतलब किताबों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई है और ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है। कहीं पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 1883 आती है और कहीं पर इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 3 दिसंबर 1882 आती है। तो इनका जो अगर मैं अपने उससे ओपिनियन से बोलूँ या फिर ये कह लो कि जितना मैंने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है यही वाली सही है, जो 3 दिसंबर 1882 ही इनकी डेट ऑफ बर्थ सही मानी गई है। लेकिन कभी कभी किसी एग्ज़ाम में जो है 83 भी माना जाता है। ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो किसको सही मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1882 ही है और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर में, ठीक है। बिहार के मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? पूर्णचंद बसु। ये बिहार, ठीक है, बिहार में खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी थे। यानी कि जो इनके पापा थे, इनके पिताश्री थे, उनका नाम क्या था? पूर्णचंद बसु उनका नाम था और ये एक क्या थे? स्थापत्य शिल्पी थे, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में खड़गपुर में। और इनकी जो माता है उनका नाम क्या है? क्षेत्रमणि संपन्ना। यहाँ इनकी माता का नाम कहीं कहीं पर शेमेणी, ठीक है, शेमेणी भी लिखा आता है। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से भी आता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इनकी माता श्री हैं। तो इनकी माता श्री जो थी शेमेणी संपन्ना एक हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी, ठीक है। और इनका देहांत हो जाता है जब बसु की उम्र केवल 8 वर्ष थी, ठीक है। यानी कि बसु जब 8 साल के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा है कि ऐसा आता है कई बार कि जो नंदलाल बसु है उनकी माता का निधन जब हुआ था तो उनकी आयु कितनी थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नंदलाल बसु की माता का जब देहांत होता है तो उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। जो इनका जन्म है वो कहाँ होता है? 3 दिसंबर 1882
को बिहार के मुंगेर में इनका जन्म होता है और इनके पिता, उनका नाम पूर्णचंद बसु तथा माता का नाम श्वेतमणि संपन्ना, जिनकी मृत्यु हो जाती है जब ये बालक अवस्था में 8 वर्ष के होते हैं। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से की है। देखो, नंदलाल बोस ने आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात कोलकाता में 16 वर्ष की आयु में जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु कला में रुचि होने के कारण इंटर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। इसके पश्चात इनके घर वालों ने इनका दाखिला वाणिज्य कॉलेज में करा दिया, जहां फिर से ये असफल रहे। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से पूरी की, इन्होंने बिहार से ही पूरी की। और बाद में जब ये 16 वर्ष के हो गए तो जनरल असेंबली में इनको एडमिशन दिला दिया गया, लेकिन वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, मतलब अनुत्तीर्ण या फिर ये कह लो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकी रुचि थी वो अन्य सब्जेक्ट्स में ना होकर ड्राइंग में ज़्यादा थी, क्योंकि ये बचपन से ही कला में रुचि रखते थे। ठीक है, तो जब ये इंटर की परीक्षा पास नहीं कर पाते तो इनके घर वाले इनको कहाँ पे एडमिशन दिला देते हैं, वाणिज्य कॉलेज में इनको एडमिशन दिला देते हैं। लेकिन वहाँ भी क्या होता है कि वहाँ भी ये फिर से असफल ही रहते हैं। अब होता है ना, किसी का इंटरेस्ट, किसी बच्चे का इंटरेस्ट अलग चीज़ों में रहेगा और उसको हम अलग फील्ड में डाल देंगे तो वह वैसे ही क्या हो जाता है, उसमें असफल रहता है। वैसे ही इनके साथ भी हुआ, इनकी अत्यधिक रुचि ड्राइंग में ही रही। शुरू से ही ये रेखांकन वगैरह करते रहते थे, लाइनें खींचते रहते थे, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाते रहते थे, अपनी पढ़ाई के दौरान भी ये ऐसा करते थे। तो इस वजह से ये अपनी परीक्षाओं में फेल हो गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। नंदलाल बोस 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लेते हैं, जहां से इन्होंने अपनी कला की शिक्षा ग्रहण की। उस समय कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईवी हैवल थे और अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वहां के वाइस प्रिंसिपल पद पर थे। ठीक है, अगर हम कहें जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में आए या इन्होंने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, तब इनकी आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी। ठीक है, और उस समय जब इनका एडमिशन होता है वहाँ पे, उस समय वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे, ईवी हैवल थे। और साथ ही साथ जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे वो कौन थे, वो वाइस प्रिंसिपल के पद पर थे। ठीक है, बाद में वो क्या बन जाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल बन जाते हैं जब ईवी हैवल रिटायर होकर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो पूरी की पूरी अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में ही होती है। और इसमें एक चीज़ और है कि जब ये यहाँ पर आए थे एडमिशन के दौरान, एडमिशन कराने के लिए, तो ये अपने साथ एक चित्र भी लाए थे और अपना जो ब्रश वगैरह, कलर वगैरह थे इनके, वो सब चीज़ें ये लेकर आए थे। तो उस चित्र का नाम क्या था, महाश्वेता। ठीक है, महाश्वेता, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब ये राइटिंग मेरी ही है, अगर इसमें कोई अक्षर समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं जो टॉकिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये मेरे नोट्स ही हैं, टाइप करने में समय वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं जो है अपने नोट्स से ही आर्टिस्टों की क्लास ले लूँगी। अगर टाइप करने का समय मिलेगा तो मैं टाइप करके आपके सामने क्लास रख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में आते हैं तो महाश्वेता का चित्र बनाकर लाते हैं और साथ ही साथ अपने ब्रश और कलर्स वगैरह भी लेकर आते हैं। तो ये सारी सामग्री देखकर, ठीक है, यानी कि उनका द्वारा बनाया गया ये जो चित्र था, इसको देखकर ईवी हैवल समझ जाते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, बालक तो खैर नहीं कहेंगे, युवा ही कहेंगे, क्योंकि 30 ईयर्स उनकी एज थी उस समय। तो ये समझ जाते हैं कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान एक कलाकार के गुण इनके अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता देती हूँ, नंदलाल बसु का जो व्यक्तित्व रहा है वो बहुत ही साधारण और सरल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साधारण और सरल व्यक्तित्व के ये इंसान थे। हमेशा अपने कंधे पर एक झोला टंगाए रहते थे
और उसमें पत्थर, मोर-पंख, कुछ किताबें और अपनी पेंसिल, जो उनकी ड्राइंग में वो बनाते रहते होंगे स्केचेस वगैरह, तो उससे रिलेटेड कुछ सामग्री उनके उस झोले में रहती थी। ठीक है? तो इतनी चीज़ें जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गई कि किस तरीके से ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कम उम्र में ही इन्होंने सती व नौका विहार 2 प्रसिद्ध चित्र बनाए। साथ ही माइकलएंजेलो एवं राफेल के चित्रों की भी प्रतिकृतियां बनाई। सन 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में उनके सती नामक चित्र पर उन्हें 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला। अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि जब ये छोटे ही थे, या फिर ये कह लो कि जब ये मतलब स्कूल में आए ही थे, तो उन्होंने उसी समय सती व नौका विहार नामक चित्र बनाया था। और ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, उस चित्र से इनकी प्रसिद्धि जो है बढ़ने लगी थी, या फिर ये कह लो कि ये फेमस होने लगे थे अपने कॉलेज एरिया में। ठीक है? तो इनके टीचर्स भी इनसे काफ़ी जो है वो कहते हैं ना कि जैसे कोई टैलेंटेड स्टूडेंट होता है तो उससे टीचर भी जो है इम्प्रेस रहता है, अच्छा किया रहता है उसने, तो उसको प्रोत्साहित करता रहता है हर बार। ठीक है? तो यानी कि इन्होंने जो सती नामक चित्र बनाया था, इसको सन 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी पर, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, तो उसमें इस चित्र पर इनको क्या प्राप्त हुआ था? 500 रुपये का नगद पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सन 1909 एवं 1911 के मध्य लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हल्दर के साथ अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की थी। ठीक है? इन्होंने अजंता, बाघ, जोगीमारा, इन गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई हैं। ठीक है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस सन में इन्होंने अजंता की बनाई, किस सन में इन्होंने बाघ की बनाई, किस सन में इन्होंने जोगीमारा की बनाई, और इनके सहायक या फिर ये कह लो इनके साथी जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये कार्य किया था, उनका भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि नंदलाल बसु ने किसके साथ मिलकर तैयार करी थी। ठीक है? तो उस समय 1909 एवं 1911 के मध्य इन्होंने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी थी, और ये किसकी अध्यक्षता में की थी? लेडी हेरिंगम, जो वहाँ के नए टीचर थे, या फिर ये कह लो कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो इनके सर ही बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है? बाहर से आए थे ये, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने जो है ये कार्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? सन 1914 ईस्वी में जोगीमारा के चित्रों की अनुकृतियाँ भी इन्होंने बनाई थी। वहीं सन 1919 ईस्वी में नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती कला विभाग में कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया था। ठीक है? तो ये मैंने सीक्वेंस में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो कहाँ पे आपको सूटेबल लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले 1909 से 1911 के मध्य ये अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं असित कुमार हल्दर के साथ मिलकर, और उसके बाद 1914 में जोगीमारा के चित्रों की भी अनुकृतियां ये तैयार करते हैं। और फिर 1919 में जो नंदलाल बोस थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित जो विश्व भारती कला विभाग था, वहाँ पे इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। एक चीज़ और है यहाँ पे, 1917 में, शायद मैंने नोट नहीं किया है, मैं ओरली आपको बता देती हूँ। 1917 में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट कर ली थी अवनीनाथ टैगोर से, और उसके बाद इनको इंडियन ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स,
ठीक है। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें क्या बना दिया गया था, प्रिंसिपल बना दिया गया था, लेकिन बाद में 1922 में इन्होंने वहाँ की जो नौकरी थी वो छोड़ दी थी और ये कहाँ चले गए थे, ये विश्व भारती कला भवन में चले गए थे, वहाँ नियुक्त हो गए थे। ठीक है। जहाँ पे ये कार्य कर रहे थे ना, वहीं पर ये 1922 से स्थायी रूप से कार्य करने लग गए थे। ठीक है। और 74 ईयर्स तक, यानी कि 74 साल की उम्र तक इन्होंने वहाँ पर अध्यापन कार्य कराया। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है कि सन 1921 ईस्वी में इन्होंने असित कुमार हल्दर के साथ मिलकर बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई। देखो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अजंता की कब बनाई, किसके साथ मिलकर बनाई, फिर जोगी मारा की कब बनाई, और फिर उसके बाद बाघ के चित्रों की अनुकृतियाँ इन्होंने कब तैयार करी। ठीक है। तो इन तीनों का जो टाइम है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1909 से 1911, यहाँ पे आ जाता है अजंता। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ इन्होंने बनाई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जोगी मारा की, तो 1914 में इन्होंने जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। ठीक है। उसके बाद आता है 1921, जिसमें इन्होंने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ इन्होंने तैयार करी थी। ठीक है। यानी कि उनकी कॉपी करी थी। तो ये तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इनका टाइमिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और नंदलाल बसु जो थे उनका काम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इतने फेमस रहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, सन 1922 में नंदलाल बोस को शांति निकेतन कला भवन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले 1917 में ये कहाँ के प्रिंसिपल बने, कहाँ के बने थे, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के ये प्रिंसिपल बना दिए गए थे। लेकिन वहाँ से जॉब छोड़कर ये कहाँ आ गए, शांति निकेतन का जो विश्व भारती कला भवन था वहाँ पर ये आए और वहीं पर ये अध्यक्ष भी नियुक्त हुए, और साथ ही साथ फिर इन्होंने वहाँ पे अध्यापन कार्य भी जो है शुरू कर दिया। वहाँ पर ये अध्यापक के रूप में भी कार्य करते रहे। ठीक है। तो ये विश्व भारती कला भवन में ये कब आए थे, 1922 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सन 1924 में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, चीन, जापान आदि की यात्राएं की और 4 माह तक उन देशों की चित्रण पद्धतियों का अध्ययन भी किया था। यानी कि रविंद्रनाथ जो थे इनको अपने साथ रखते थे, या फिर ये कह लो कि वो चाहते थे कि ये आगे बढ़े, और इनके साथ ही इन्होंने अलग अलग देशों की, जैसे कि बर्मा, मलाया, चीन, जापान आदि देशों की इन्होंने यात्राएं करी थी, और साथ ही साथ 4 माह यानी कि 4 मंथ्स तक इन्होंने उन देशों की चित्रण पद्धतियों का अध्ययन भी किया था। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो जो इनका कार्य है ना, उसमें देखो राजस्थानी शैली भी है, मुगल शैली भी है, इन्होंने उनको अपनाया है। ठीक है। क्योंकि बंगाल शैली का जो मेन मोटिव था वो हमारी पारंपरिक चीज़ें जो पहले से चलती आ रही थी उसी को लेकर चलना था। इसमें एक चीज़ और याद आ जाती है मुझे कि बंगाल शैली के संस्थापक, या फिर ये कह लो बंगाल स्कूल के संस्थापक कौन हैं, वह अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि नव बंगाल शैली के जो प्रणेता हैं, ठीक है, नव बंगाल शैली के प्रणेता, अग्रणी, पिता, जनक या फिर संस्थापक किनको कहा जाता है, वह नंदलाल बसु ही हैं। ठीक है। यानी कि बंगाल को तो हमने अवनींद्रनाथ से जोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ही उसकी शुरुआत करी थी, और उन्होंने कहा था कि अपनी भारतीय शैली को अपनाओ और विदेशी को जो है त्याग दो। क्योंकि उस समय जितने भी आर्ट्स कॉलेज थे वहाँ पे यूरोपीय पद्धति, पाश्चात्य पद्धतियों में ही शिक्षण कार्य कराया जाता था, जिनमें
ग्राफिक्स की कुछ विद्याएँ सिखाई जाती थी, या फिर उनके जो कलाकार थे उनकी पेंटिंगों की अनुकृतियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो कमरे में बंद होकर काम उनको करना पड़ता था। लेकिन बंगाल शैली में जब अवनींद्र नाथ प्रिंसिपल बने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के, तो वहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ें शुरू की कि अपनी पुरानी चीज़ों को, प्राचीन चीज़ों को, उन शैलियों को उठाओ और उसी पर कार्य करो, उनको जीवित रखो, ठीक है। और पाश्चात्य शैली जो है उसको त्याग दो। और उसकी जो तकनीक थी, ठीक है, उसका जो मीडियम था वो वॉश तकनीक थी, टेम्परा पद्धति थी, ठीक है। उन्होंने ज़्यादातर जल रंगों में कार्य किया है। अब विदेशों में तो क्या होता है, अलग अलग मीडियम्स होते हैं, ठीक है। ऑयल कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वहाँ पे जो उनको टेक्निक्स अपनानी पड़ती थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने शिष्यों को खुला छोड़ा। खुले वातावरण में जाकर उन्होंने सामने देखी हुई चीज़ों को चित्रित किया, गतिमान चीज़ों को चित्रित किया, जैसे व्यक्ति चल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने पूरा अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको स्वतंत्र छोड़ दिया कि तुम अपनी शैली अपने आप बनाओ, ठीक है। अब इन लोगों ने भी क्या किया कि सारी शैलियों का, जैसे राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, ठीक है, इन सब का जो है इन्होंने अनुकरण किया एक तरीके से। लेकिन माध्यम जो था वो वॉश तकनीक थी, ठीक है। वॉश और टेम्परा तकनीक में ही इन्होंने उन चित्रों का निर्माण किया है, ठीक है। तो इन गुफाओं के चित्रों की अनुकृति बनाने के पीछे भी यही कारण था कि हमारी प्राचीन परंपराएं छूट न जाए, क्योंकि हमें उन्हीं को जो है उनका ही अनुसरण करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नंदलाल बसु का काम बहुत ज़्यादा था और उन्होंने काफ़ी तकनीक्स में और काफ़ी सारे चित्रों का निर्माण भी किया है। ये हम आगे देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, विभिन्न माध्यमों में चित्रण, यानी कि इनके जो माध्यम थे वो डिफरेंट टाइप के थे, बहुत सारे। जो बंगाल शैली के जो कलाकार थे उनमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने माध्यम लिए थे, सबसे ज़्यादा नंदलाल बसु ने ही लिए थे अपने चित्रों को बनाने के लिए। जिनमें क्या क्या था देखो, उन्होंने वॉश टेक्निक में काम किया है, जल रंग में काम किया है, पेंसिल में काम किया है, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों में लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। पेंसिल रंगों एवं ब्रश द्वारा इन्होंने कार्डों पर चित्र तैयार किए थे, ठीक है। अगर हम कहें, सॉरी, इन्होंने कार्डों पर भी चित्र बनाए हैं, ठीक है। और ये क्या करते थे, अपने स्टूडेंट्स को उनके जन्म दिवस पर ऐसे कार्ड बनाकर देते थे, ठीक है। अपने गुरु को, अपने स्टूडेंट को इन्होंने इस तरीके से कार्ड्स बनाकर दिए हैं। तो इनके जो माध्यम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट में इन्होंने काफ़ी काम किया है। ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा पद्धति आदि इन्होंने बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 10,000 से अधिक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। अब हम इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इनका कौन सा आ जाता है, सती। सती इन्होंने 1907 में बनाया था, जिस पर इनको 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। फिर है कर्ण का सूर्य पूजन, चयनिका काव्य संग्रह, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और अहत्योदार, पार्थ सारथी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उमा की जल समाधि, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद शिव का विस्पान, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, बनारस का एक दृश्य, शतरंज खेलते हुए, डांडी कूच, सरस्वती जिसको वीणा वादनी भी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है।
और देवदासी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे चित्र हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा ना, अभी 10,000 से अधिक चित्र हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, बाकी आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें एक राधा विरह भी है, ठीक है, राधा विरह, ये भी इम्पोर्टेंट चित्र हो जाता है क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो अब देखो इनके सब्जेक्ट क्या होते थे, जो बंगाल शैली के कलाकार थे उनके सब्जेक्ट क्या होते थे, रामायण, महाभारत, ठीक है, इनसे रिलेटेड कथाओं के ये चित्र बनाते थे, उनको अंकित करते थे। लेकिन उनकी पद्धति क्या होती थी, वॉश और टेम्परा, ठीक है, वॉश और टेम्परा में ही ये उनका चित्र बनाते थे, ठीक है। साथ ही साथ नंदलाल बसु की अगर मैं बात करूं तो ये राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी काफ़ी प्रभावित रहे, ठीक है, राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी काफ़ी प्रभावित रहे, या फिर ये कह लो कि उनके भी कुछ चित्रों की इन्होंने जो है अनुकृतियाँ तैयार करी थी। अब पाश्चात्य जो कलाकार थे कौन कौन, माइकल एंजेलो और राफेल, उनके चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की, और साथ ही साथ राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिकृतियाँ भी इन्होंने तैयार करी, ठीक है, यानी कि कॉपियाँ की। अब देखिए क्या है आगे, हम इनके बारे में जानते हैं। सन 1937-38 ईस्वी में फैजपुर व हरिपुरा के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल इन्होंने अलंकृत किए थे, यानी कि ये एक जो रंगमंच सज्जा का कार्य भी ये किया करते थे, ठीक है, यानी कि जैसे स्टेज होती थी ना, उसके उसकी डेकोरेशन का कार्य भी ये करते थे। कहते हैं ना बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिसको हम बोल सकते हैं। इन्होंने भित्ति चित्र भी बनाए, इन्होंने चित्र भी बनाए, ठीक है, इन्होंने जो है रंगमंच सज्जा का भी कार्य किया। तो यहाँ पर 1937 व 38 में फैजपुर व हरिपुरा के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को इन्होंने अलंकृत किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोले कि जो हरिपुरा पैनल इन्होंने सजाया था, ठीक है, हरिपुरा पैनल ही बोलेंगे हम इसको, तो जो इन्होंने सजाया था उसकी विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी जो विषय वस्तु थी वह थी भारतीय ग्राम्य जीवन, ठीक है, मैंने नोट नहीं किया है लेकिन मैं बता देती हूँ, भारतीय ग्राम्य जीवन, इसको यहाँ पे इन्होंने दर्शाया था, ये इसकी विषय वस्तु रही थी। क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु भी साधारण जीवन से रिलेटेड ही रही, किसानों से रिलेटेड रही, ठीक है। इनका जो योगदान था वो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो क्रांतिकारी थे उनके साथ भी था। जैसे हम महात्मा गांधी जी का बोल सकते हैं ना, दांडी कूच इन्होंने बनाया है, तो महात्मा गांधी के भी काफ़ी जो है उनसे प्रभावित थे, ठीक है, और कभी कभी उनके साथ ये सहयोग भी किया करते थे, ठीक है। तो हम ये भी चीज़ इसकी ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो इनका एक और था पल्ली अधिवेशन, पल्ली अधिवेशन में इन्होंने किसान जीवन को चित्रित किया, ठीक है, यानी कि 1937-38 में जो हरिपुरा में इन्होंने पंडाल सजाए थे, वहाँ का जो विषय था वो क्या था, भारतीय ग्राम्य जीवन था। और उसके बाद जो पल्ली अधिवेशन हुआ था, ठीक है, पल्ली अधिवेशन का जो वो था विषय, वो क्या था, किसान जीवन, ये इन्होंने यहाँ पे चित्रित किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इनके भित्ति चित्र। इनके भित्ति चित्रों में देखते हैं, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ मिलते हैं, सन 1928 ईस्वी में नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन म्यूरल तकनीक, जो कि इतावली भित्ति लेप चित्र शैली थी, उसमें एक विशाल भित्ति चित्र बनाया था जिसका नाम क्या था, दूल्हे की सवारी,
ठीक है, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो दूल्हे की सवारी चित्र है वो कहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, शांति निकेतन में, जो कि वॉल पर बना हुआ है। और उसका समय क्या है, 1928 में। और इसकी जो तकनीक है वो क्या है, इटालियन म्यूरल तकनीक, ठीक है, इसमें इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये एक विशाल भित्ति चित्र है, जैसा कि मैंने बोला, इसका जो मीडियम है वो भित्ति है। ठीक है, भित्ति पर ही इसको बनाया गया है। उसके आगे हम देखते हैं, सन 1939 ईस्वी में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर की साज सज्जा हेतु इन्होंने गंगा अवतरण चित्र की रचना भी की है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूल्हे की सवारी कहाँ बना है, शांति निकेतन में। ठीक है, मीडियम क्या है उसका, वॉल पर इटालियन म्यूरल तकनीक में उसको बनाया गया है। और यहाँ पे 1939 में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर का जो इन्होंने साज सज्जा करी थी, ठीक है, उसमें जो चित्र बनाया था वो कौन सा था, गंगा अवतरण का चित्र बनाया था। ठीक है, उसके अलावा 1942 में शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटी की पूजा भित्ति चित्रों की इन्होंने रचना करी है। ठीक है, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी थे, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने निकाली थी। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। 1928 में शांति निकेतन में दूल्हे की सवारी, 1939 में बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण, और 1942 शांति निकेतन के चीनी भवन में जलता देवदार और नटी की पूजा, इन्होंने ये भित्ति चित्र बनाए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जो नंदलाल बसु थे वह कलाकार के साथ साथ एक लेखक के रूप में भी कार्य करते थे, या फिर ये कह लो कि उन्होंने लेखन कार्य भी किया है। ठीक है, तो इनमें जो इनकी पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकें, शिल्प कला रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इनको क्या क्या सम्मान दिया गया है। ठीक है, किस किस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। वैसे तो बहुत सारे हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार और उपाधियों से नवाजा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है 1950 में डी लिट की उपाधि इनको मिली थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की उपाधि नंदलाल बसु को कब प्रदान की गई। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमें ये बहुत ही ध्यान से याद करना होता है। ठीक है, तो 1950 में जो है इनको डीलिट दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। वहीं 1952 में देशिकोत्रम मिला था विश्व भारती के द्वारा। ठीक है, जो विश्व भारती थी उसके द्वारा इनको क्या मिला था, देशिकोत्रम, 1952 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सन 1953 में जो शांति निकेतन आश्रमिक थे, उस संघ ने उनके सम्मान में एक आयोजन किया था जिसका नाम क्या था, अर्धदान उत्सव। ठीक है, ये इनके सम्मान में ही इन्होंने आयोजित किया था अर्धदान उत्सव। और कहाँ पे, शांति निकेतन के आश्रमिक संघ में। ठीक है, इसका उत्सव का आयोजन किया गया था 1953 में। इसके बाद 1954 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1954 में भारत सरकार ने इनको क्या दिया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ठीक है, उसके बाद 1956 में ललित कला अकादमी के द्वारा इनको अधि सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे ये अध्यक्ष बने, चाहे ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुए, इनका समय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
1957 में इनको कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा भी डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल के जिनको काफ़ी सारी डीलिट की उपाधियां अलग अलग विद्यालयों से या संस्थाओं से मिली हुई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1954 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण, जो कि भारत सरकार के द्वारा मिला था। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनको डीलिट कब मिला था, 1950 में। ठीक है, और यहीं पर इनको 1957 में फिर से कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। फिर ठीक है, उसके बाद 1958 ईस्वी में रजत जयंती पदक, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ, 1958 में इनको रजत जयंती पदक मिला था, किसके द्वारा, ललित कला अकादमी कोलकाता के द्वारा इनको ये पदक या मेडल इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1958 में। उसके बाद फिर से 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डीलिट प्राप्त हुआ। तो तीनों ही डीलिट इनकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है सन 1965 ईस्वी में रविंद्र शताब्दी पदक इनको प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के द्वारा इनको 1965 में रविंद्र शताब्दी पदक से भी नवाजा गया। ठीक है, तो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो इनके प्राइज़ हों, पुरस्कार हों, या फिर इनका जो है नगद पुरस्कार हो, किस संस्था ने किस सन में इनको कौन सा पुरस्कार दिया, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदलाल बोस पहले भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृति में सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। ये एक ऐसे पहले आर्टिस्ट थे जिनके रंगीन वृत्त चित्र, ठीक है, कलाकृति में, ठीक है, रंगीन वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री इनकी चित्रों की तैयार की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है। उसके बाद नंदलाल बोस की मृत्यु सन 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है, नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक छायानिका हेतु अलंकरण कार्य भी किया, और साथ ही साथ इन्होंने जो है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण भी किया था, जिसमें उन्होंने कुल 22 चित्र बनाए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, इन्होंने रविंद्रनाथ की गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए भी चित्रण कार्य किया है, गीतांजलि के लिए भी चित्रण कार्य किया है। छायानिका जो रविंद्रनाथ की पुस्तक है इसके लिए भी चित्रण कार्य किया है, और जो संविधान, भारतीय संविधान था, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा संविधान है जो हैंड रिटन है, यानी कि हाथों के द्वारा लिखा हुआ है। इसकी जो पांडुलिपि, ठीक है, इसकी जो पांडुलिपि लिखी है वो रायजादा के द्वारा लिखी हुई है, और साथ ही साथ इसमें जो चित्रण कार्य हुआ है उसमें से 22 चित्र नंदलाल बसु ने बनाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके के जीएस के पर्पज़ से भी और हमारे सब्जेक्ट के पर्पज़ से भी। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं, जो संविधान लिखा गया था इसमें क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू एक बार शांति निकेतन आते हैं, और उनकी मुलाकात किससे होती है, नंदलाल बसु से होती है, और वहाँ पर ये इनके चित्रों को देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा परफेक्ट रहेगा हमारे काम के लिए। तो इनको हायर किया जाता है कि आप आइए और हमारे इसमें कार्य में सहयोग कीजिए। तो लिखने का कार्य रायजादा जी कर रहे थे, और वहीं पर चित्रण कार्य नंदलाल बसु जी कर रहे थे, जिनमें से कुल 22 चित्र इन्होंने बनाए हैं। और साथ ही साथ जो बॉर्डर था उन चित्रों का, उसको कमल के फूलों से इन्होंने अलंकृत किया है, सजाया है। ठीक है, और इसमें जो समय लगा इनको चित्रों को बनाने में वो पूरे 4 साल का समय लगा। ठीक है, यानी कि 4 साल का इनको समय लगा था ये काम करने के लिए। इन्होंने तकनीक अपनी रखी, चाहे वो टेम्परा थी, चाहे वो पेन पेंसिल था, जो भी था, आप लोग एक बार सर्च करके ज़रूर देखिएगा उन चित्रों को।
तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने उन चित्रों को बनाया है जो कि भारतीय संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। उसी से प्रेरित होकर, उसी से प्रेरणा पाकर इन्होंने उन चित्रों का निर्माण किया है, ठीक है। और इसको बनाने में 4 साल का समय लगा और साथ ही साथ भारत सरकार ने इनको बदले में क्या दिया, 21,000, ठीक है, 21,000 का जो है इनको नगद जो है मानदेय दिया गया था उस समय जब इनसे ये कार्य करवाया गया या फिर इन्होंने ये कार्य किया। अब मैंने बोला कि स्वतंत्रता के समय पे ये काफ़ी एक्टिव रहते थे, जो गांधी जी थे उनसे ये काफ़ी प्रभावित थे, तो इस काम को करने के लिए भी ये बहुत ही जल्दी राज़ी हो गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नंदलाल बसु जो है वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे। इन्होंने भित्ति चित्रण किया है, इन्होंने कार्डों पे चित्र बनाए हैं, इन्होंने लिनो कट में काम किया है, ठीक है, ड्राई पॉइंट में काम किया है, वॉश में काम किया है, टेम्परा में काम किया है। इन्होंने काफ़ी मीडियम में बहुत सादा चित्र बनाए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इनके कुछ थोड़े से चित्रों को भी लिया था। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इनके चित्र हैं, किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो अब देखो सारे चित्र दिखाना संभव नहीं है क्योंकि इतने सारे चित्र मिलते भी नहीं है, उनकी इधर उधर कॉपीज़ मिलती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या निकलती रहती है। उनके रियल वाली जो पेंटिंग्स हैं वो तो आती ही नहीं है, ठीक है, उनकी कॉपीज़ आती रहती हैं, जो बाद के आर्टिस्टों ने उनकी कॉपियाँ बनाई होंगी वो चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी मिला था मुझे, मैं उसको आप लोगों को शो करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले आता है, ये है शिव का विषपान, ठीक है, बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग है शिव का विषपान। यानी कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकलता है, ठीक है, तो उसको शिव जी ग्रहण कर लेते हैं और अपने गले में रोक लेते हैं। तो उस दृश्य को इन्होंने इस चित्र में बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनकी पेंटिंग को देख सकते हो, समझ सकते हो। साथ ही साथ इनकी जो कलर टेक्निक है वो भी आप लोग देख सकते हो कि कैसी ये थोड़ी ब्राउनिश येलोइश थोड़ी शेडिंग में है, लाइट कलर है क्योंकि ये वॉश में है, टेम्परा में है, ठीक है। आगे अगला चित्र हम इसका देखते हैं। ये देखेंगे हम, ये देखो ये क्या है, ये है सती का चित्र जो काफ़ी फेमस है, जिस पर इनको 500 रुपये का नगद पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। यानी कि जो सती है वो किस तरीके से आग में अपने आप को समा रही है, समाहित कर रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका चित्र। उसके बाद हम देखते हैं, ये भी इनका चित्र है जिसका जो विषय है वो क्या है, राधा विरह, ठीक है, राधा विरह। तो ये भी इनका टेम्परा में बनाया हुआ है, ठीक है, टेम्परा में बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनकी टेक्निक, इनका रंग संयोजन, ठीक है, किस तरीके से ये लाइनिंग डालते थे, किस तरीके से चित्र बनाते थे, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है पार्थ सारथी, ठीक है। ये जो चित्र है इनका पार्थ सारथी, ये मेरे को कहीं पे भी पूरा नहीं मिला, मैंने काफ़ी सर्च किया था, ये थोड़ा सा ही मिला है जिसमें ये कृष्ण जी हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है अर्जुन जी हैं, ठीक है। तो इन दोनों का चित्र भी इन्होंने बनाया है, समझ सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है इनका, पार्थ सारथी। मैंने जितने भी चित्र इनके लिखे हैं या बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, प्रश्न उन्हीं से बनकर आते हैं। तो आप लोगों को इनके चित्रों को याद करना है, रट लेना है, और मेरी एडवाइस मानो तो उनकी टेक्निक भी आपको साथ साथ याद करनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो है नंदलाल बसु का सती चित्र किस तकनीक में बनाया गया है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर शिव का विषपान किस तकनीक में बना है, या फिर राधा विरह किस तकनीक में बनी है। तो ज़्यादातर इनके जो है
वॉश और टेम्परा में ही है। बहुत सारे चित्र हैं जिनको मतलब अगर मैं बोलूँ सबको देख पाना पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इनकी टेक्निक तो बहुत सारी थी, लीनो कट भी थी। ठीक है। डांडी कूच, अगर मैं बोलूँ डांडी कूच जो इन्होंने बनाया था वो लीनो कट में ही बनाया है, उसका मीडियम लीनो कट ही से इन्होंने बनाया है। ठीक है। और जो बनारस का दृश्य इन्होंने बनाया हुआ है ना विचित्रों में, मैंने ऊपर दिखाया था, उसकी जो तकनीक थी वो क्या थी, पोस्ट कार्ड पर स्याही और पेन। ठीक है। ये तकनीक थी। तो बाकी आप लोग सर्च कीजिएगा, देखिएगा, आपके पास जो किताबें हैं उनमें एक बार इनके चित्रों के बारे में देख लीजिएगा। अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको शॉर्ट ही रखती हूँ। ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बता ही दी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और एक दो बार उसको देखेंगे तो आपको वो ओरली याद हो भी जाएंगी, उनका समय और उनका मीडियम, उनके चित्र। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। अब वही मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, टाइप करने के लिए समय तो लगता ही है, पर कोशिश करूँगी अगर मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए टाइप करके ही मैटर को लेके आऊँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बंदे नए हैं, जो लोग नए हैं स्टूडेंट्स, वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर भी ज़रूर आऊँगी, कोशिश है मेरी। ठीक है। थोड़ा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, पर डोंट वरी, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी। ठीक है। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही। ओके। आप लोग ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।